हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जून मंथ के अंदर जो कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें अभी तक हमने पॉलिटी के इसके अलावा जोग्राफिकल मैपिंग जो है जो प्लेस इन न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के। इससे पहले भी एक आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो है वो रिलीज़ कर दिया गया था जो जून मंथ का लास्ट वीक था, जिसमें 1 to 15 डेज़ तक जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट रही हैं उससे रिलेटेड। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके साथ आपको हिस्ट्री समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री के साथ लिंकेज है, चाहे एंशेंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडाइवल हिस्ट्री हो या चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको डिस्कस की यहाँ पे देखिए। इसके अलावा अगर हम करेंगे, आप अपनी नोटबुक में कोई इंपॉर्टेंट आपको हो तो वहाँ नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द जफर महल। जफर महल जो दिल्ली में लोकेटेड है। तो जफर महल का बेसिकली जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिनोवेशन का जो कार्य चल रहा था वो बेसिकली स्टॉप हो गया जब कोविड-19 आया। उसके बाद से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था ये। अगर हम बात करें फिर फ्रेंड्स जफर महल की, तो ये इसको बोला जाता है कि लास्ट मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बिल्डिंग थी और एक समर प्लेस के रूप में इसको बनाया गया था मुग़ल एरा के टाइम में, जो मुग़ल पीरियड था। अगर हम बात करें मुग़ल पीरियड की, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि फर्स्ट जो मुग़ल यहाँ पे आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी यहाँ पे। अगर आप तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, पर मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। फर्स्ट बैटल जो थी वो बैटल ऑफ पानीपत थी 1526 में, और यहाँ पे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, जो लोदी डायनेस्टी यहाँ पे पावर में थी। और 1526 में ये पानीपत की बैटल होती है। इसके बाद में पानीपत की 3 बैटल होती हैं फ्रेंड्स। सेकंड बैटल होती है वो जो जिसके अंदर मुग़ल लड़े थे। आप मुग़ल लड़े थे यहाँ पे जो अख़वान जो रूलर था दिल्ली में, जिन्होंने अपने एक रूलर को इस्टेब्लिश कर दिया था, तो उन्हीं के खिलाफ़ वो लड़े थे। तो फ्रेंड्स आप बताना कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो किन के बीच में हुई थी, इसके बारे में बताना, क्योंकि उसके अंदर जो मुग़ल जो पार्टिसिपेट तो किए थे बट मेजरली रोल प्ले नहीं किए थे बैटल के रूप में। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो फ्रेंड्स अगर हम जफर महल की बात करें तो लास्ट मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर था, समर के लिए बनाया गया था। और बिल्डिंग के 2 कंपोनेंट हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें तो महल है इसके अंदर में, और प्लेस है जिसको अकबर शाह जो सेकंड रूलर थे, अकबर शाह सेकंड हैं, उनके द्वारा जो लेटर मुगल्स हैं। अगर हम बात करें जो ग्रेड 5 मुगल्स हैं, उसके बाद में जो लेटर मुगल्स आते हैं तो उनकी यहाँ पे बात की गई है। ग्रेड 6 मुगल्स हैं एक्चुअली में। जो अगर हम बात करें बाबर है, बाबर के बाद में हुमायूं है। हुमायूं का रूल काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है, और काफ़ी जितना भी रूल था वो काफ़ी दुख भरा रूल था कि कभी उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता है। जब अकबर का जब बर्थ हुआ था तो उस टाइम वो अमरकोट में थे। तो इस टाइप से फिर उसके बाद में अकबर आता है, अकबर द ग्रेट किंग, जिसमें जो क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचता है यहाँ पे जो भी मुग़ल एरा का जो टाइम था। उसके बाद में जहांगीर एंड शाहजहाँ, और फिर लास्ट जो ग्रेट जो किंग आते हैं औरंगजेब, जिनका रूल काफ़ी टाइम तक रहता है 1658 से लेकर 1707 तक उनका रूल यहाँ पे रहता है। तो फ्रेंड्स हम बात करें, ये अकबर सेकंड के द्वारा बनाया गया है। जो लेटर मुगल्स हैं 1707 के बाद में आफ्टर द औरंगजेब जो मुगल्स जो आए थे उनको लेटर मुगल्स बोला जाता है। तो ये लेटर मुगल्स के द्वारा बनाया गया जिसमें अकबर सेकंड है, और ये वही अकबर सेकंड है। अगर हम बात करें हमारे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती को अबोलिश के लिए जो मूवमेंट चलाया था या ब्रह्म समाज के जो इस्टेब्लिशमेंट किए थे, तो राजा राम मोहन रॉय का जो नेम के आगे जो राजा लगता है वो इन्होंने ही दिया था उनको, जो टाइटल है राजा। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, जिसका एंट्रेंस गेट को हाथी गेट बोला जाता है। हाथी गेट इसलिए बोला जाता है कि फ्रेंड्स ये जो गेट है इसके थ्रू जो एलिफेंट के ऊपर बैठ के उसको निकल सकते थे, तो इसलिए इसको हाथी गेट बोला जाता है। हाथी का वहाँ से एंट्रेंस हो जाता था, तो इस वजह से इसका नाम हाथी गेट था। तो हाथी गेट जो नेम है वो ड्यू टू द जो एलिफेंट का एंट्रेंस के लिए इस गेट का नाम दिया गया है। और इस हाथी गेट को जो कंस्ट्रक्ट कराया था वो बहादुर शाह जफर ने करवाया था। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द जफर
जफ़र महल एक लास्ट मोन्यूमेंटल बिल्डिंग थी मुग़ल एरा की, और जिसका रेनोवेशन की वजह से नहीं होने की वजह से वो न्यूज़ के अंदर थी। अगर हम बात करें जफ़र महल की, तो हमको पता लगा हाथी गेट है उसके अंदर में। इसके अलावा हमको कंस्ट्रक्शन का पता लगा, अकबर शाह और बहादुर शाह जफ़र, इन्होंने उनके कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले किया था। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट जफ़र महल। अगर हम उसके अलावा बात करें जफ़र महल की, तो जफ़र महल के अंदर एक फेस्टिवल है फूलों की सैर, वो फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। अगर हम इस फेस्टिवल की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो इस फेस्टिवल को बेसिकली जब 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में इस फेस्टिवल को रोक दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में 1962 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था उस टाइम में। इसके अलावा ये फेस्टिवल मुस्लिम्स प्लस में हिंदू के दोनों कम्युनिटीज़ के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम फेस्टिवल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो फेस्टिवल ये जो हमारी रिलीजियस जो यूनिटी है उसको शो करता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जफ़र महल। अब अगर हम बात देखें इसके, अगर पिक्चर को देखें, तो ये जफ़र महल है और ये वो गेट है जिसको हाथी गेट बोला जाता है। तो आप जब भी आर्ट एंड कल्चर को आप रीड करो, तो आप गूगल किया करो इन इमेजेस को, तो आपको जो अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम इसके अलावा अगर हम बात करें, तो रिसेंटली जो G7 की जो मीटिंग हुई, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितने भी जो मेंबर्स वहां आए थे उन सभी को गिफ्ट किया है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारी डिप्लोमेसी के अंदर एक पिलर है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जैसे हम कल्चर के साथ लिंकेज करते हैं किसी भी कंट्री को, तो उसी की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे जो G7 मेंबर कंट्रीज़ को ड्यूरिंग द मीटिंग जो कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें यूएस के प्रेसिडेंट की, तो उनको गुलाबी मीनाकारी दी गई है। अगर हम गुलाबी मीनाकारी की बात करें, तो फ्रेंड्स एक जीआई टैग है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग से रिलेटेड जो भी कोई जगह है, कोई भी वस्तु जिसके साथ जीआई टैग लग जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है गुलाबी मीनाकारी को, और ये वाराणसी में बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसके अगर हम बेसिकली बात करें, तो एक जो कलरिंग किया जाता है सर पे इसके ऊपर। इसके अलावा बेसिकली अगर ये बात करें, तो ये वाराणसी से था नहीं, ये इसको जो पर्शियंस जो आया करते थे ड्यूरिंग द मुग़ल एरा, तो वो लोग वहाँ से लेके आए थे पर्सिया से इसको। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसको, तो अगर हम बात करें जो गुलाबी मीनाकारी की बात कर रहे थे फ्रेंड, दिस इज़ गुलाबी मीनाकारी। तो ये गुलाबी मीनाकारी है। तो आप इन फ़ोटोज़ को देखिए कि इस टाइप से ये बनाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि ये मीनाकारी का जो वर्ड है, जो पर्शियन एक वर्ड है मीनो का मीन्स है हेवन, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें कि वाराणसी में इसको प्रैक्टिस किया जाता है ज्वेलरी के ऊपर में, होम डेकोरेशन से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनके ऊपर में। इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्स हो गया, आइडल स्कल्पचर्स हो गए, इनके ऊपर भी इसको बनाया जाता है। अगर हम मीनाकारी की बात करें, तो मीनाकारी को 3 फॉर्म में बनाया जाता है। एक रंग खुला मीना, जिसके अंदर की कोई एक सिंगल कलर कर दिया जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, आपको दिखाई देगा। इसके अलावा पंचरंगी मीना भी है। पंचरंगी मीना लाइक द 5 जो कलर्स हैं, जो नेम से ही पता लग रहा है कि 5 कलर्स हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। इसके अलावा गुलाबी मीना भी है, जिसको प्रोमिनेंट जो गुलाबी पिंक कलर है जो किया जाता है। तो फ्रेंड, दिस इज़ द जो पिंक कलर किया गया है, तो गुलाबी मीना है यहाँ पे, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, इंडिया में एक सिटी है जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, तो कौन सी सिटी है जिसको पिंक सिटी के रूप में बोला जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने और भी बहुत सारी गिफ्ट्स दिए हैं। जैसे जापान के पीएम को ब्लैक पोट्री दी है। ब्लैक पोट्री जो निजामाबाद उत्तर प्रदेश है वहाँ से में ये बनाई जाती है। इसके अंदर बेसिकली बात करें तो ब्लैक कलर, इसका जो ब्लैक कलर जो पोट्री के ऊपर ब्लैक कलर आता है, उसकी एक टेक्निक है कि इसको पोट्री को बेक किया जाता है ओवन में विदाउट वेरी हाई हीट के ऊपर में, और जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का वहाँ प्रेजेंस ना हो, उसमें इसको
बेक किया जाता है और फिर इसका ब्लैक कलर निकल के आता है। तो इसको ब्लैक पोट्री जो जापान पीएम को दी है प्राइम मिनिस्टर ने, और ये कहाँ से ओरिजिनेट है, ओरिजिनल फ्रॉम निजामाबाद से है। इसके अलावा मेटल की कुछ कार्विंग दी हैं, कार्विंग मटका दिया है जर्मन चांसलर को, जो मुरादाबाद, जिसको वहाँ की पीतल नगरी, जो ब्रास सिटी भी बोला जाता है मुरादाबाद को, तो वहाँ से फ्रेंड्स ये बनाया गया है। इसके अलावा मार्बल इनले टेबल टॉप दिया है इटली के पीएम को। तो पेट्रादूरा का एक फॉर्म है, जो पेट्रादूरा टेक्निक्स बेसिकली जो मुगल्स के टाइम इंडिया में जो आर्किटेक्चर के अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर में मुगल एरा के टाइम पेट्रादूरा टेक्निक आई थी। अगर हम बात करें पेट्रादूरा टेक्निक क्या है कि बेसिकली दीवार के अंदर हीरे जवाहर ऐसे जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनको लगा देना और फिर वो साइन करेंगे। तो उसके लिए एक ये आर्किटेक्चर का एक फॉर्म है जिसके अंदर जो डेकोरेशन या ब्यूटिफिकेशन ऑफ कोई भी बिल्डिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा डोकरा आर्ट फॉर्म में जो नंदी दिया है अर्जेंटीना के पीएम को, और राम दरबार दिया है इंडोनेशिया को। ये जीआई टैग है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें राम दरबार जो इनको इंडोनेशिया के पीएम को दिया है, उसके पीछे एक रीजन हो रहा है। एक्चुअली में जो रामायण है वो आसियान के जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, आसियान में जो 10 कंट्रीज़ हैं, इनमें मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर रामायण का सेलिब्रेशन किया जाता है, बट उसका जो नेम है जो डिफरेंट है। अभी रिसेंटली 2 ईयर बैक जब हमारी 26 जनवरी थी, जब आसियान्स के जो मेंबर्स आए थे 2-3 ईयर्स बैक, जब जितने भी 10 कंट्रीज़ हैं आसियान की, इन सभी 10 कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं वो यहाँ पे विजिट किए थे ऑन 26 जनवरी को, जो हमारा गेस्ट के रूप में। तो उस टाइम में हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रामायण का इन कंट्रीज़ में जिस फॉर्म में रामायण को परफॉर्म किया जाता है, उसी फॉर्म में इंडिया में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर परफॉर्म किया गया था इनको दिल्ली के अंदर में। तो इस वजह से इंडोनेशिया पीएम को राम दरबार गिफ्ट दिया गया है कि ये वो शेयर्ड लिंक है रामायण के साथ में, इनके साथ हमारा। तो ये वाराणसी का जीआई टैग के आर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आप रीड करना। जीआई टैग के से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें दिस इज़ द जो ब्लैक पोट्री की हम बात कर रहे थे, दिस इज़ द राम दरबार जो गिफ्ट किया है इंडोनेशिया के पीएम को, ये जापान के पीएम को गिफ्ट किया था फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने जो नंदी के बारे में देखा जो छत्तीसगढ़ से लिया गया है। तो ये सब कुछ आर्ट्स फॉर्म हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया था हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो कल्चरल लिंकेज को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने हैंड पेंटेड टी सेट दिया है यूके के पीएम को, जोरिस जॉनसन उस टाइम में जो पीएम थे। तो बुलंदशहर से रिलेटेड है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। इसके अलावा इत्र जो परफ्यूम होती है उसकी बोटल्स दी हैं जरदारी बॉक्स के अंदर में, जो कन्नौज एक सिटी है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज सिटी सो फेमस फॉर द जो परफ्यूम है उसकी मेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा मूंज की बास्केट दी है। मूंज बेसिकली एक एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट है, मूंज से वो बास्केट बनती है। कॉटन की दरी दी हैं जो प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर जो उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ से ये बनती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ जो गिफ्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी हेड ऑफ स्टेट वहाँ विजिट किए थे उनको दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। सो आप इन सब के बारे में एक बार रीड करना, इनकी फ़ोटोज़ देखना एक बार। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो नाथ प्रभु केम्पी गौड़ा का यहाँ पे जिक्र है। अभी इनकी एक स्टैचू बन रही है बेसिकली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलोर का केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पे इनकी एक 108 फीट की ब्रोंज स्टैचू बनने वाली है वहाँ पे। तो ये इसलिए न्यूज़ में थे। ये फाउंडर हैं उस सिटी के, जो बेंगलोर सिटी है उसकी फाउंडर हैं। तो नाथ प्रभु केम्पी गौड़ा की अगर हम बात करें तो ये 16वीं सेंचुरी के चीफ्टेन थे विजयनगर एम्पायर के। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें फ्रेंड्स तो विजयनगर एम्पायर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1336 में। 1336 में यहाँ इस एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और दो जो ब्रदर्स थे जिन्होंने इसका एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ने इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को 1336 में। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया से रिलेटेड। अगर हम देखें कि हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर में भी इससे रिलेटेड 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था
कि जो कल्याणा मंडपा है, जो डिवाइन मैरिज है, टेम्पल के अंदर एक एरिया है इनके, जो विजयनगर आके जो भी टेम्पल्स हैं, कल्याणा मंडपा का एक कॉन्सेप्ट है। तो कल्याणा मंडपा जो है उससे रिलेटेड 2019 में आया था कि कल्याणा मंडपा कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो वो विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। 1336 से ये एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट में आया। यहाँ पे 4 जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने रूल किया था। तो आप उन डायनेस्टीज़ का नेम है जो कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ का नाम मैं बता देता हूँ आपको। सुलवा, तुलवा, ये कुछ डायनेस्टीज़ हैं जो टोटल 4 थी, जो काफ़ी फेमस रही हैं। इनमें एक डायनेस्टी के किंग हैं कृष्णदेव राय, जो काफ़ी फेमस थे। कृष्णदेव राय से यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ नाद प्रभु केम्पी गौड़ा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी स्टैचू लगाई जा रही है। और उनकी स्टैचू की अगर बात करें तो ये बेसिकली विजयनगरा एम्पायर के चीफ्टेन थे और बेंगलोर के इन रूल स्टार्टिंग में तो इन्होंने अपने एंसेस्टर लैंड से रूल किया था। बाद में ये बेंगलोर के लिए शिफ्ट हुए और वहाँ पे इनको बेंगलोर की सिटी को फाउंड किया, बेंगलोर की सिटी को फाउंड किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वहाँ पे एक हंटिंग पे जाते हैं किसी दिन और जंगल में हंटिंग करते हुए इनको कोई विचार आता है सिटी को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के रूप में, और इन्होंने 4 गेट्स बनाए फिर सिटी के 4 कॉर्नर्स जो आज प्रेजेंटली हैं। इसके अलावा 1000 लेक्स भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की। तो फ्रेंड्स, लेक का जो कंस्ट्रक्शन किया वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर की नीड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम फ्रेंड्स अब प्रेजेंटली हम बात करें एक जो डिजास्टर के रूप में आजकल जो मानसून के टाइम में जो हमारे सिटीज़ में जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग। जो अर्बन एरियाज़ में जो फ्लड आ जाती है या हमारी जो सीवरेज की जो सर्विस है वो कंटिन्यू सही नहीं होती है, तो उसकी वजह से अर्बन फ्लड का एक जो हम चेन्नई में भी हमने देखा। इसके अलावा गुड़गांव 2016 के अंदर जो गुड़गांव और दिल्ली के अंदर हुआ था कि अगर ज़ोरदार बारिश किसी दिन हो जाए, जो रेन का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस टाइम में जो अर्बन एरियाज़ में जो सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, जो कम्प्लीटली जिसको अर्बन फ्लड के रूप में जाना जाता है, तो उन सब के लिए भी ये जो एंशियंट जो लेक्स हैं ना वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं, जो वाटर को यूज़ कर लेती हैं, वाटर के फ्लो की स्पीड को कम कर देती हैं। तो ये जो चेन्नई में जो अर्बन फ्लड आया था उसके पीछे भी यही रीज़न था कि वहाँ पे जो एंशियंट जो भी लेक्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया, लेक्स के ऊपर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब जो जितने भी जो लेक्स हैं, वाटर के जो पॉन्ड्स हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द केम्पी गौड़ा, जो हमने रीड किया, नंदा प्रभु केम्पी गौड़ा, जिनकी स्टैचू बनाई जा रही है बेंगलोर के जो एयरपोर्ट पे, और ये इस सिटी के फाउंडर हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टैचू जो अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर है, जो बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द संत कबीर। संत कबीर से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री के जो सेंट्स के रूप में ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें इनको जो हमारा भक्ति मूवमेंट था उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, निर्गुण भक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संत कबीर जी के बारे में, तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को इनोग्रेट किया है, मगर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे। तो ये 15th सेंचुरी के एक मिस्टिक पोइट हैं जिनको बनारस में जिनका बर्थ हुआ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो राइटिंग्स हैं उनका इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म का जो भक्ति मूवमेंट था, एक्चुअली में भक्ति मूवमेंट तो 6th और 7th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स। बट जो अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट का जो पीक रीच हुआ है वो 13-14 सेंचुरी के पास हुआ है। तो संत कबीर जी कबीर जी के दोहे जो काफ़ी फेमस हैं, तो कबीर जी के दोहे ये कंपोज किया करते थे, इनको कबीर के दोहा बोलते हैं। तो ये बेसिकली 2 लाइनर होते थे। पद जो वर्सेज हैं वो ये कंस्ट्रक्ट किया करते थे। इसके अलावा शब्द जो वर्ड्स हैं उनको ये लिखा करते थे, कंपोज किया करते थे। बेसिकली बताया जाता है कि ये ओरली बोला करते थे, जब भी ये ऐसी कोई बात इनको बतानी होती थी तो ओरली ये बताते थे। तो कई बार कुछ बुक्स में ये भी मेंशन किया गया है कि जो संत कबीर हैं वो इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बस वो सिर्फ ओरली ही इन सब चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया करते थे। इसके अलावा ऐसा भी बताया गया है कि जो पोइम्स
इन्होंने जो भी कंपोज की हैं वर्नाकुलर हिंदी लैंग्वेज के अंदर, जो उनका जो लोकल डायलेक्ट था उसके अंदर वहाँ की जो वर्नाकुलर हिंदी होती है। जैसे आप अगर इंडिया के अंदर आप कंटिन्यू 8 या 10 किलोमीटर तक आप ट्रैवल करते हो तो आपको जो वहाँ की जो डायलेक्ट है उसके अंदर आपको चेंज नज़र आएगा। चाहे आप कोई भी स्टेट के अंदर में कोई भी एरिया के अंदर, चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो, चाहे सदर्न इंडिया हो, वेस्टर्न इंडिया हो, चाहे ईस्टर्न इंडिया हो, तो आप ट्रैवल करोगे तो आप फ्रेंड्स ये आप चीज़ देखना कि हर 10 किलोमीटर के अंदर जो डायलेक्ट है, जो बोलने का जो तरीका है उसके अंदर भी चेंज आएगा। तो इसी वजह से जितने भी जो इनके एरिया के अंदर जो बेसिकली डायलेक्ट चला करते थे उस टाइम में, ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है, तो जो वर्नाकुलर हिंदी है, जो लोकल हिंदी थी, उसके जितने भी डायलॉग्स हैं उनमें इन्होंने अपनी जो पोइम्स हैं उनको कंपोज किया। इसके अलावा अगर हम संत कबीर जी की बात करें तो संत कबीर जी की जो भी बातें कही गई हैं, जिसको जो हमारे जो सिख धर्म है उनकी जो एक सेक्रेड बुक है, जो पवित्र बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसके अंदर इनको रखा गया है, उसके अंदर इनको लिखा गया है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब को जो लिविंग गुरु के रूप में माना गया है। आफ्टर द जो 10 गुरु, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उनके बाद में जो गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु प्रथा है उनको ख़त्म किया और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उन्हीं को ही उसके बाद से लिविंग गुरु के रूप में मान लिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने भक्ति मूवमेंट की बात की कि जिसके ऊपर जो संत कबीर जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो भक्ति मूवमेंट जो 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ और नॉर्थ इंडिया में 14 और 15 सेंचुरी के पास स्प्रेड होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखोगे कि इसी टाइम में ही हमारे गुरु नानक जी भी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर थे। इसी टाइम में ही अगर हम बात करें दादू थे, इसी टाइम में जो संत रैदास हैं वो भी इसी टाइम में थे। तो ये बेसिकली निर्गुण भक्ति वाले जितने भी जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं, जो सेंट्स है, उनका जन्म लगभग इसी टाइम में हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें निर्गुण ट्रेडिशन को फॉलो की, एक स्कूल हुआ करती थी निर्गुण ट्रेडिशन, जो भगवान है, जो गॉड है, उसको फॉर्मलेस के रूप में आपको पूजा करना है। यहाँ पे जो जितने जो सोसाइटी के अंदर रिचुअल्स हैं, जो कंस्ट्रक्टिव रिचुअल्स होते हैं या रिजिड लेवल पे जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, वो रिचुअल्स नहीं है। निर्गुण फॉर्म में आपको भगवान को पूजा करनी है। तो संत कबीर जो हैं इस स्कूल के एक प्रोमिनेंट मेंबर थे और गॉड को अंडरस्टूड करने के लिए यूनिवर्सल है गॉड, तो मतलब हर चीज़ के अंदर है भगवान, और उसको फॉर्मलेस के रूप में इन्होंने माना है कि वो किसी भी एक फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता, स्टैच्यू के रूप में नहीं हो सकता। तो मैं बहुत सारे जो सेंट्स हैं अगर हम बात करें उसी टाइम में जितने भी जो सेंट्स हैं वो लोअर मिडिल आर्टिस्टनल जो क्लास है, जो बेसिकली किसी ना किसी वर्क से रिलेटेड हैं, इस क्लास से बहुत सारे जो हमारे अगर सेंट्स हैं तो उस टाइम में निकल के आए थे। उनमें अगर हम बात करें जो कबीर जी जो खुद थे वो एक वेवर कास्ट है, जो जुल्हा जिनको बोलते हैं उससे बिलोंग करते थे। रैदास जी लेदर के वर्क से रिलेटेड थे, चमड़े का जो काम होता है उनसे, और जो संत दादू हैं वो कॉटन वर्क से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम में ये हमारे 3 जो सेंट्स हैं, जो संत हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस था। ये सब भी निर्गुण भक्ति को ही प्रमोट करते थे। अगर हम संत रैदास की बात करें तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना या इसके बारे में आप गूगल करके रीड करना कि अभी रिसेंटली जो पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाला था फरवरी में, तो उस इलेक्शन की जो डेट है उसको चेंज किया गया था संत रैदास जी की जो जयंती थी उसकी वजह से। तो ये क्यों चेंज किया गया था, क्यों पंजाब से लोग बनारस के लिए, वाराणसी के लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप एक बार रीड करना। और अगर आपको कुछ टॉपिक अगर वहाँ पे बताना हो या आप अगर आप बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो उसके बारे में। इसके अलावा जो संत कबीर हैं उनके जो पंथ है उसको पॉपुलराइज है नॉर्थ इंडिया के अंदर में। और अगर हम बात करें बीजक, इनके जितने भी जो लिटरेरी से रिलेटेड जो वर्क्स हैं उसको यहाँ पे कंपोज किया गया है बीजक के अंदर में। काफ़ी बार फ्रेंड्स ऐसे संत कबीर से रिलेटेड जितनी भी इन्होंने जो बुक्स हैं वो उनका नाम है वो आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी हैं जो संत कबीर से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी ऐसे पर्सनैलिटी को रीड करो तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो रहा है, जो भी वर्क्स उसने लिटरेरी वर्क्स उन्होंने किए हैं उनके बारे में आप ज़रूर रीड ज़रूर रीड किया करो। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी।
तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आर्कियोलॉजी के ऊपर एक बोर्ड है जिसको दोबारा से बनाया गया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अगर हम बातें करें इससे पहले 7 साल पहले इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका बेसिकली जो वर्क है वो है आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, उसके जो भी फील्ड के अंदर जो रिसर्च किया है उन सबको कनेक्ट करना, लोगों तक पहुंचाना। इसके अगर बोर्ड की बात करें तो 5 मेंबर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उनको। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बार यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पूछ लिया था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल को थे, उनका क्या नाम था। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर तो रहने था, अलेक्जेंडर कनिंगम उनका नाम था बेसिकली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो सुकुमार सेन हैं, तो उनका ऐसे फर्स्ट उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो किसी भी बॉडी के बारे में जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर या फर्स्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो फर्स्ट चेयरमैन होता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंटली ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है आर्कियोलॉजी का, तो एडवाइजरी से रिलेटेड मतलब एडवाइस करेगा उसका बोर्ड है, और आर्कियोलॉजी से जो भी चीज़ें हैं उन सब से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम चलें तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एंशियंट रॉक पेंटिंग है। अभी ये कोई रॉक पेंटिंग मिला है, स्पॉटेड इन द तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स रॉक पेंटिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे, अगर हम बात करें हमारे एंशियंट रॉक पेंटिंग जो भीमबेटका है जो रॉक के ऊपर बनाई गई है, तो उनके जो उसको भी एक बार ऐसे ही वीएस वांकर जो हैं, वीएस वांकर जो उन्होंने लेके आए थे। तो फ्रेंड्स ये सब हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो बताती हैं कि उस टाइम में जो सोसाइटी थी, जब हंटिंग एंड गैदरिंग के टाइम की हम बात करते हैं तो उस टाइम में जो सोसाइटी थी वो लोग भी कुछ लिखना जानते थे, वो लोग भी डेपिक्ट करते थे पिक्टोरियल फॉर्म में, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हमको पता लगता है। तो ये रॉक पेंटिंग है, 30 फीट हाई है, 250 फीट लेंथ के अंदर है, रेड और वाइट के थ्रू इसमें लिखा गया है, हंटिंग सीन को डिस्प्ले किया गया है पेंटिंग के अंदर में, टाइगर का भी शो किया गया है, डेट शो करता है कि टाइगर भी था उस टाइम में, एलिफेंट भी थे, डियर भी थे, सेपरेटली इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि इनका प्रेजेंस उस टाइम में था। इसके अलावा मिडिल रो के अंदर ह्यूमंस की पेंटिंग की गई है। बॉटम जो लेयर है जो उसके अंदर एक रेशियन कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, एक तरफ जो 10 पीपल्स को दिखाया गया है, एक तरफ 3 पीपल्स को दिखाया गया है। वो शो करता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग ग्रुपिंग हो, डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग करते हों, डिफरेंट जो भी सोसाइटी थी उससे बिलोंग करते हों या एरिया से बिलोंग करते हों, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट के रूप में भी शो किया गया है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस रॉक पेंटिंग जो मिली है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप ये रीड कर सकते हो कि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो पुरानी पैलियोलिथिक मेजोलिथिक के टाइम की, तो वहाँ पे रॉक पेंटिंग कहाँ कहाँ मिली हैं, अगर आप अपनी आर्ट एंड कल्चर की बुक से जाके रीड कर सकते हो उसके बारे में। तो फ्रेंड दिस इज अबाउट द पेंटिंग, जो पेंटिंग मिली है तमिलनाडु के अंदर जो रॉक पेंटिंग है, तो ये उस पेंटिंग से रिलेटेड है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स शीतल षष्ठी। षष्ठी में 6th जो डे आता है हमारे कैलेंडर में, जिसको छठ बोलते हैं, छठी या ऐसे जो हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये नेम है। ये एक फेस्टिवल है फ्रेंड्स उड़ीसा का जो मानसून से रिलेटेड है। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल में बेसिकली जो वेडिंग है लॉर्ड शिव और जो गॉडेस पार्वती हैं, माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच की जो मैरिज है उसको इस फेस्टिवल के अंदर हाईलाइट किया गया है फ्रेंड्स। बेसिकली एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के अंदर जो 6 ज्येष्ठ अष्टमी का जो 6th मंथ आता है उसके दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि गुड मानसून के लिए इसको किया जाता है। इसके अंदर बताया गया है कि जो भगवान शिव हैं, जो स्कॉर्चिंग हीट है, जो बहुत ही तेज़ गर्मी गिरती है, वो इम्पोर्टेंट भी है फ्रेंड्स। जितना जो हमारा जो जितना ज़्यादा गर्मी गिरेगा उतना ही जो हमारा मानसून अच्छा होने का जो रीजन बताते हैं कि अगर जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर ये कोई भी सरफेस है, यहाँ पे जितनी गर्मी होगी तो जो एयर है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चली जाएगी, और एयर इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगी तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो विंड्स यहाँ पे आएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तिब्बतियन हमारा
हमारा जो प्लेट्यू है उसका भी जो हीटिंग से रिलेटेड हमारे मानसून पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए वो बताया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो लॉर्ड शिव हैं वो स्corching हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और माँ पार्वती हैं जो हमारे मानसून की जो पहली जो रेन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इनकी जो होली लेविस वेडिंग की जाती है फॉर द गुड मानसून। इसके लिए जो फ्रेंड्स जो शीतला षष्ठी जो यात्रा है वो निकाली जाती है, संबलपुर जो वेस्टर्न उड़ीसा है वहाँ पे गिरता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स दिस फेस्टिवल की, तो कभी कभी ये आपको स्टेट के साथ भी पेयरिंग करवा के पूछ लेगा कि कौन से स्टेट के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। अगर हम संबलपुर की बात करें तो जो उड़ीसा है उसके वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, और अगर हम उड़ीसा की ये संबलपुर की बात करें तो समलेश्वरी देवी का मंदिर भी है, जो भी अभी प्रेजेंटली कुछ 1-2 मंथ पहले न्यूज़ के अंदर में था। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द शीतल षष्ठी जो एक फेस्टिवल है उड़ीसा का। तो आज के जो जून मंथ के करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर के हमने 2 वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स। आप फर्स्ट वीडियो को भी देखना और इसके अलावा ये सेकंड वीडियो को भी देखना। तो आपको फ्रेंड्स जो अगर इनके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो हमसे अगर छूट गया है या PIB में हमारे से रीड करने से रह गया है, तो हम उनके बारे में भी और वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। और उस फर्स्ट वाले वीडियो को भी आप एक बार दोबारा से रिविजिट करना। अगर आपको थोड़ा जल्दी देखना हो तो आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, 1.5 की स्पीड के साथ आप इन वीडियोज़ को देखिए। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड कल्चर का जो जून मंथ के डिस्कशन के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।